नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। कैबिनेट सचिव ने कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित 13 शहरों के नगर निगम आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक में स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने कहा, देश में करीब 30 समूह कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के प्रयास में लगे हैं। कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर करीब 43% हुई। पिछले 24 घंटे में 3,266 लोग स्वस्थ हुए। वित्त मंत्री ने आधार के माध्यम से तत्काल निःशुल्क ई-पैन कार्ड जारी करने की सुविधा का शुभारंभ किया। भारत और ब्राजील की महिला शांति सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार संयुक्त रूप से जीता। और दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल में 1 जून को पहुंचने की संभावना। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी अलका सिंह के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने कोविड-19 से प्रभावित 13 शहरों के नगर निगम आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों के साथ आज बैठक में स्थिति की समीक्षा की। इन 13 शहरों में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति बहुत खराब है और देश के लगभग 70% संक्रमित लोग इन शहरों में हैं। इन शहरों में मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, इंदौर, जयपुर, जोधपुर, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुर शामिल हैं। एक रिपोर्ट। बैठक में कोविड-19 मामलों के प्रबंधन के लिए नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए उपायों की समीक्षा की गई। केंद्र सरकार द्वारा पहले ही शहरी बस्तियों में कोविड-19 के मामलों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया जा चुका है। इसमें ज्यादा जोखिम वाले कारकों पर कार्य करना, पुष्टि दर, मृत्यु दर, मामलों के दोगुना होने की दर और जांच जैसे संकेतक शामिल हैं। केंद्र सरकार ने जोर देकर कहा है कि कंटेनमेंट क्षेत्रों को भौगोलिक दृष्टि से तय करते समय मामलों की संख्या, संपर्क और स्थिति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इससे लॉकडाउन को बेहतर तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी। शहरों को सलाह दी गई है कि इन इलाकों को तकनीकी जानकारी के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा उचित तरीके से परिभाषित किया जाना चाहिए। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए बड़े उद्योगों से लेकर व्यक्तिगत प्रयास कर रहे लोगों तक लगभग 30 समूह वैक्सीन बनाने के कार्य में लगे हैं। उन्होंने नई दिल्ली में कहा कि इनमें से लगभग 20 समूहों को बेहतर सफलता मिल रही है। So there are about a total of 30 groups in India, big industry to individual academics, who are trying to develop vaccines, of which about 20-ish are keeping a good pace. Yet this is a very competitive area. श्री विजय राघवन ने कहा कि वैक्सीन विकसित करने के लिए 3 तरह से काम किया जा रहा है, जिसमें स्वदेशी प्रयास, अन्य कंपनियों के साथ सहयोग से किए जा रहे प्रयास और प्रमुख कंपनियों द्वारा की जा रही पहल शामिल है। डॉक्टर विजय राघवन ने कहा कि भारतीय संस्थान इस वायरस के लिए 4 तरह की वैक्सीन विकसित कर रहे हैं। एक तो दे आर कॉल्ड mRNA वैक्सीन। दिस इज दी वायरस का जेनेटिक मटेरियल का एक कंपोनेंट लेके उसी को आप इंजेक्ट कर लेते हैं। वो हमारे शरीर उसको ट्रांसलेट करके वायरल प्रोटीन बनाती है और इम्यून रिस्पांस तैयार होती है जब वायरस आती है। दूसरी तरह की वैक्सीन जो है वो स्टैंडर्ड वैक्सीन डेवलपमेंट, स्टैंडर्ड कहते हैं उसको, कि एक वीक वर्जन ऑफ द वायरस लेते हैं जो फैलती है लेकिन कोई बीमारी उससे नहीं होती। तीसरी, किसी और वायरस की बैकबोन में इस वायरस के कुछ प्रोटीन कोडिंग रीजन को लगा के वैक्सीन बनाते हैं। तो ये तीसरी तरह की वैक्सीन है। और चौथी, ये वायरस का प्रोटीन लैब में बना के उसको एक दूसरे स्टिमुलस के साथ, एडजुवेंट कहते हैं उसको, लगाते हैं। श्री विजय राघवन ने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए नई वैक्सीन की खोज करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन आने से पहले कोविड-19 से बचाव के लिए 5 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। कोविड-19, उसके खिलाफ हमारे पास 5 तरह के कार्य करनी चाहिए जीतने के लिए। एक तो हमारी हाइजीन ठीक होनी चाहिए, यानी मास्क
पहननी चाहिए, हाथ साफ करनी चाहिए, दूसरी सरफेसेस को साफ करनी चाहिए, तीसरी फिजिकल डिस्टेंसिंग मीट करनी चाहिए। ये तीनों आसान लगते हैं, लेकिन जैसे लॉकडाउन निकलती है वो करना मुश्किल है और उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तरह तरह के सोल्यूशन निकालने चाहिए। चौथे और पांचवें ट्रैकिंग और टेस्टिंग है। ये 5 हमारे हाथ में, हमारे सोसाइटी के हाथ में अभी भी हैं जब हम वेट करते हैं वैक्सीन और ड्रग्स के लिए। एक प्रश्न के उत्तर में श्री राघवन ने कहा कि कोरोना वायरस से संबंधित मूल लक्षणों में कोई बदलाव नहीं आया है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई दवाई और वैक्सीन के माध्यम से जीती जाएगी। उन्होंने कहा कि देश के विज्ञान और तकनीकी संस्थान तथा दवा उद्योग बहुत मजबूत हैं। लगभग 20 कंपनियां अन्य देशों को कोरोना वायरस की निदान किट उपलब्ध करा रही हैं। गुजरात में पंचगव्य से बनाई गई कोविड-19 की आयुर्वेदिक दवा का क्लिनिकल परीक्षण राजकोट से शुरू होगा। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर बल्लभ कथीरिया ने कहा कि एलोपैथी दवा के परीक्षण के लिए निर्धारित नियमों का पालन करते हुए इस आयुर्वेदिक दवा का क्लिनिकल परीक्षण शीघ्र शुरू होगा। एक रिपोर्ट। गायों से प्राप्त 5 मुख्य उत्पाद दूध, मक्खन, घी, गोबर और गौमूत्र का वेदों में भी पंचगव्य के रूप में उल्लेख किया गया है। अब इन 5 तत्वों के नैदानिक परीक्षण से कोविड-19 के उपचार में इसको दवाई के रूप में प्रमाणित करने में मदद मिलेगी। भारत में यह पहली बार है कि किसी भी आयुर्वेद दवा के क्लिनिकल परीक्षण को अंजाम दिया जाएगा। राजकोट के बाद इस पंचगव्य चिकित्सा का सूरत और अहमदाबाद में भी नैदानिक परीक्षण किया जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार क्लिनिकल परीक्षण की सफलता के बाद कोविड-19 के उपचार में आयुर्वेद को एक बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर सुधरकर 42.75% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि अभी तक 67,691 संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,266 लोग स्वस्थ हुए हैं। उन्होंने बताया कि 86,110 लोग चिकित्सा निगरानी में रखे गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र सरकार कोविड-19 से बचाव और इसके प्रकोप को रोकने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से कई कदम उठा रही है। इन कदमों की उच्च स्तर पर लगातार निगरानी और सुरक्षा की जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सारा देश नोवल कोरोना वायरस से संघर्ष के लिए एकजुट है और भाजपा कार्यकर्ता संकट की इस घड़ी में जनता की सेवा में लगे हैं। आज नई दिल्ली में पार्टी के महासचिव भूपेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने देश भर में जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत 19 करोड़ जरूरतमंद लोगों को पका हुआ भोजन और 4 करोड़ लोगों को सूखा राशन उपलब्ध कराया गया है। श्री यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर भाजपा देश भर के सभी जिलों में 500 वर्चुअल रैलियों का आयोजन करेगी। श्री यादव ने बताया कि पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के लिखे एक पत्र के साथ 10 करोड़ परिवारों से संपर्क करेगी, जिसमें आत्मनिर्भर भारत और सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख होगा। ये अभियान 1 महीने तक चलेगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कोविड-19 महामारी से निपटने में और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राजभवन के खर्चों में कटौती के कदम उठाए हैं। मुंबई में आज एक आधिकारिक वक्तव्य में बताया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में तथा राजभवन के लिए कार नहीं खरीदी जाएगी। इसके अतिरिक्त राजभवन के आधिकारिक आवास में अति विशिष्ट व्यक्तियों के स्वागत में भोज का आयोजन नहीं किया जाएगा। एक रिपोर्ट। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा घोषित उपायों की श्रृंखला का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में राजभवन के बजट का लगभग 10 से 15% की बचत होगी। राज्यपाल ने पहले ही अपने 1 महीने के वेतन का योगदान दिया है और कोविड-19 के लिए पीएम केयर्स फंड को 1 वर्ष के लिए अपने वेतन का 30% देने का वादा किया है। इस दौरान एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लॉकडाउन के चलते रियल एस्टेट में हो रही भारी नुकसान के बारे में चिंता जताई है। पीएम को लिखे अपने पत्र में पवार ने कहा कि रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरह से टूटने की स्थिति में है। उन्होंने रेखांकित किया कि बड़े पैमाने पर मजदूरों और रुके हुए काम के कारण रियल एस्टेट सेक्टर को भारी नुकसान हो रहा है। कुणाल शिंदे के साथ देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने आज प्रधानमंत्री के पीएम केयर्स फंड में 10 करोड़ रुपए का योगदान दिया।
इसका प्रयोग देश में कोविड-19 महामारी की आपदा को रोकने के लिए किया जाएगा। चंडीगढ़ में आज 10 और लोगों के कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 290 हो गई है, जिनमें से 219 कोरोना हॉटस्पॉट बने बापूधाम कॉलोनी के हैं। केरल में कोविड-19 के 84 नए मामलों और कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत की खबर है। राज्य में कुल सक्रिय मामलों 526 हो गए हैं। इस बीच वंदे भारत अभियान के अंतर्गत प्रवासी यात्रियों को लेकर आज दुबई, आबूधाबी और मस्कट से उड़ानें केरल पहुंची। देश भर में कल विभिन्न हवाई अड्डों पर कुल 924 घरेलू उड़ान संचालित की गईं, जिनमें 67,861 लोगों ने यात्रा की। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि 460 प्रस्थान उड़ानों में 34,336 यात्री गए, जबकि 464 आगमन उड़ानों में 33,525 यात्री आए। लगभग 2 महीने के अंतराल के बाद सोमवार को घरेलू विमान सेवाएं शुरू कर दी गई थी। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के जरिए 48 लाख यात्रियों को उनके गृह राज्यों में भेजा है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 26 दिनों में देश के विभिन्न राज्यों में 3,543 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई गईं। एक रिपोर्ट। लॉकडाउन के कारण देश भर में विभिन्न जगहों पर फंसे हुए मजदूरों के अलावा अन्य लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए 1 मई से ये श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे अधिक रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। वहीं सबसे अधिक 1,392 रेलगाड़ियों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश पहुंचाया गया, जबकि 1,123 रेलगाड़ियों के माध्यम से बिहार और 156 रेलगाड़ी के द्वारा प्रवासी मजदूरों को झारखंड पहुंचाया गया। इन रेलगाड़ियों में सफर करने वाले यात्रियों से कोई किराया नहीं लिया जा रहा। किराए का 85% हिस्सा रेल मंत्रालय और 15% राज्य सरकारें दे रही हैं। वहीं रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले लोगों को IRCTC की तरफ से 78 लाख भोजन के पैकेट और 1 करोड़ से अधिक पानी की बोतल मुफ्त में वितरित किया गया। इन रेलगाड़ियों के अलावा रेलवे द्वारा 15 जोड़ी AC रेलगाड़ियां भी चलाई जा रही हैं। वहीं 1 जून से 200 अतिरिक्त रेलगाड़ियां भी चलाई जाएंगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आज कहा कि प्रवासी मजदूरों को ले जा रही विशेष रेलगाड़ियां न केवल देर से शुरू हो रही हैं, बल्कि अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई अतिरिक्त दिन भी ले रही हैं। आयोग ने गुजरात और बिहार की सरकारों तथा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन के साथ साथ गृह सचिव को नोटिस जारी कर ये बात कही। आयोग ने कहा है कि आरोप लगाया जा रहा है कि यात्रा के दौरान कई प्रवासी मजदूरों को पेयजल और भोजन की कोई व्यवस्था न होने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है। आयोग ने मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेते हुए कहा है कि 4 सप्ताह के भीतर इस मामले में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। विभिन्न संचार माध्यमों में फैल रही फेक न्यूज से सावधान करने के लिए हम आपको असलियत के बारे में अपने फैक्ट चेक एंड मिथ बस्टर खंड के अंतर्गत जानकारी देते हैं। सरकार ने कोविड-19 की वजह से प्रवासियों की परेशानियों के सिलसिले में जमीन पर लेटी एक महिला को लेकर किए जा रहे दावे का खंडन किया है। एक ट्वीट संदेश में पत्र सूचना कार्यालय ने इसे गलत करार दिया है। उसने कहा है कि ये एक पुराना वीडियो है और इसे संदर्भ से हटकर शेयर किया जा रहा है। PIB ने लोगों से कहा है कि वे इस तरह के झूठे दावों से सावधान रहें। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। कैबिनेट सचिव ने कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित 13 शहरों के नगर निगम आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक में स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने कहा देश में करीब 30 समूह कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के प्रयास में लगे हैं। कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर करीब 43% हुई। पिछले 24 घंटे में 3,266 लोग स्वस्थ हुए। वित्त मंत्री ने आधार के माध्यम से तत्काल निःशुल्क पैन कार्ड जारी करने की सुविधा का शुभारंभ किया। भारत और ब्राजील की महिला शांति सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार संयुक्त रूप से जीता और दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल में 1 जून को पहुंचने की संभावना।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज करदाताओं को तत्काल पैन नंबर आवंटित करने की सुविधा का विधिवत शुभारंभ किया। ये सुविधा ऐसे आवेदकों को मिलेगी जिनके पास वैध आधार संख्या के साथ साथ आधार से जुड़ा पंजीकृत मोबाइल फोन नंबर भी होगा। आवंटन की प्रक्रिया में कागज का इस्तेमाल नहीं होगा और आवेदक को निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक पैन या ई पैन आवंटित किया जाएगा। आयकर विभाग ने आधार नंबर वाले आवेदकों को तत्काल पैन नंबर आवंटित करने की सुविधा 12 फरवरी को परीक्षण के तौर पर शुरू की थी। तब से 25 मई तक 6,77,000 पैन नंबर हाथों हाथ आवंटित किए गए और इसमें करीब 10 मिनट का समय लगा है। करदाताओं को आयकर विभाग ने अब तक कुल 50 करोड़ 52 लाख पैन नंबर आवंटित किए हैं, जिनमें से 49 करोड़ 39 लाख व्यक्तिगत आयकरदाता और 32 करोड़ 17 लाख आधार से जुड़े करदाता हैं। हाथों हाथ पैन नंबर प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक को आयकर विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर अपना आधार नंबर उपलब्ध कराना होता है। इसके बाद उन्हें पंजीकृत मोबाइल फोन पर प्राप्त ओटीपी को भेजना होगा। इसके साथ पैन नंबर आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और 15 डिजिट वाला पावती नंबर आवेदक को दे दिया जाएगा। अगर आवेदक को अपने आवेदन की स्थिति का पता करना हो तो वो आधार नंबर भेजकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने श्रम कल्याण से संबंधित अद्यतन और ताजा आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए श्रम कार्यालय के ट्विटर हैंडल @लेबरडीजी का उद्घाटन किया। श्री गंगवार ने कहा कि ये ट्विटर हैंडल भारतीय श्रम बाजार के सूचकांकों के बारे में नियमित रूप से अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएगा। लेबर ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सूचनाएं सरकार को रोजगार संबंधी नीतियों और प्रक्रियाओं को बनाने और लागू करने में मदद करती है। सुरक्षा बलों ने आज जम्मू कश्मीर में कार से विस्फोट करने के प्रयास को विफल कर दिया। पुलवामा जिले के राजपोरा में विस्फोटकों से भरी एक कार को बम निरोधक दस्ते की मदद से नष्ट कर दिया गया। पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने इस सफलता के लिए सुरक्षा बलों को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि पुलवामा पुलिस को कल खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि एक आतंकवादी विस्फोटकों से भरी कार को लेकर घूम रहा है। इस कार में लगभग 45 किलोग्राम विस्फोटक था। पुलवामा पुलिस ने आर्मी, सीआरपीएफ और एसओजी पार्टी का डिफरेंट नाका लगाया और आए गुड में जब उसी गाड़ी में जिसका खबर था जब नाका पार्टी के पास आया तो हमारे फोर्स ने वार्निंग फायर दिया। वार्निंग फायर करने के बावजूद मिलिटेंट गाड़ी घुमा के वहां से भागा। अगला नाका पार्टी भी उस पर वार्निंग फायरिंग किया। मिलिटेंट गाड़ी को छोड़ के वहां से भाग गया, जिसको एक्सपेक्टेड कर रहे थे हम लोग। और आज मॉर्निंग में अपना बीडीएस स्क्वाड गया। जब उसने देखा कि इसमें आईडी एक्सप्लोसिव लोडेड व्हीकल है तो उसमें आर्मी, सीआरपी, पुलिस की टीम जाके उसको पूरे टेक्निकल ढंग से इसको डिफ्यूज किया। थल सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के संयुक्त अभियान में इस कार को नष्ट कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने परिसीमन अधिनियम 2002 के अनुच्छेद 5 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के लिए परिसीमन आयोग के सहायक सदस्यों को नामित कर दिया है। इन सदस्यों में जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन, हसनैन मसूदी और जुगल किशोर शर्मा शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सहयोगी सदस्य परिसीमन आयोग को उसके कार्य में सहयोग करेंगे। परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर में चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करेगा। इसके अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा की सीटों की संख्या 107 से बढ़कर 114 हो जाएगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र देश के विभिन्न हिस्सों में टिड्डियों के हमले के मुद्दे को गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने कहा कि टिड्डी दल को नियंत्रित करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्री ने आज इस बारे में किए जा रहे उपायों की समीक्षा की। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में टिड्डी दलों के संभावित हमले के मद्देनजर सलाह जारी की है। टिड्डी दलों के फिलहाल पड़ोसी राज्यों राजस्थान और उत्तर प्रदेश में होने की खबर है। दिल्ली सरकार ने अधिकारियों को टिड्डियों के संभावित हमले को रोकने के लिए संबंधित फसलों, वनस्पति, पौधों, बगीचों और बागों पर रात के समय क्लोरपाइरोफॉस और मैलाथियोन कीटनाशकों का छिड़काव करने की सलाह दी है।
निजामुद्दीन मरकज मामले में दिल्ली पुलिस आज 12 नई चार्जशीट दाखिल कर रही है। ये आरोप पत्र पिछले 2 दिनों में दायर 35 आरोप पत्रों के अतिरिक्त होंगे। पुलिस ने कहा है कि नए आरोप पत्र 3 देशों के 536 नागरिकों के खिलाफ दायर किए जा रहे हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस इस मामले में 32 देशों के 374 नागरिकों के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर चुकी है। अभियुक्तों पर वीजा नियमों और आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन समेत कई आरोप लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में 800 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास हर्बल यानी जड़ी बूटी वाली सड़कों के रूप में करेगी। इन सड़कों की विशेषता ये होगी कि इनके दोनों ओर औषधीय और जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के लोक निर्माण विकास मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आकाशवाणी को बताया कि इन हर्बल सड़कों के किनारे पीपल, नीम, सहजन जैसे आयुर्वेद में वर्णित वृक्षों के साथ ही ब्राह्मी, अश्वगंधा और जैत्रोफा जैसे जैविक पौधे भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये पेड़ पौधे आयुर्वेदिक दवाओं के लिए उपयोग में लाए जाएंगे और साथ ही साथ भूमि के क्षरण को भी रोकेंगे। उन्होंने कहा इस योजना के चलते न केवल सड़कों के किनारे विकास, सुंदरीकरण और चिकित्सकीय लाभ होंगे, बल्कि इससे जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा। ये 800 किलोमीटर की सड़कें प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय और राज्य के राजमार्गों पर स्थित होंगी। लोक निर्माण विभाग इन हर्बल सड़कों के किनारे रेन वाटर रिचार्जिंग सिस्टम भी लगाएगा ताकि भूजल के स्तर को बढ़ाया जा सके। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बीच 90% से ज्यादा औषधि कंपनियों ने उत्पादन कार्य फिर शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली की औद्योगिक इकाइयों के लिए कुछ प्रतिबंधों के साथ श्रमिकों की बेरोक-टोक आवाजाही की अनुमति दी है। एक रिपोर्ट। बद्दी में फार्मा उद्योगों द्वारा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन निर्माण से न केवल घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरत पूरी की जा रही है, बल्कि इसकी आपूर्ति अमेरिका जैसे देशों को भी की जा रही है। वहीं राज्य सरकार सोलन जिले के बद्दी बुरोटी वाला क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण करने पर विचार कर रही है ताकि विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए आपातकाल की स्थिति में उनके रहने का प्रबंध किया जा सके। राज्य सरकार केंद्र सरकार से सोलन जिले के बद्दी बुरोटी वाला क्षेत्र में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने का आग्रह भी किया है ताकि देश व विदेश की दवा उद्योगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल पर्याप्त मात्रा में दवाइयों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है और देश व विदेश के बड़े हिस्से पर अपनी पकड़ बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने न केवल उद्योगों को हर संभव सहायता प्रदान की, बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों के सुचारू आवागमन भी सुनिश्चित किया। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम रात 9:25 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। आकाशवाणी से बातचीत में जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाली पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने देश में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मास्क पहनने और हैंड सैनिटाइजर उपयोग करने पर बल दिया। हम जब बाहर जाते हैं मास्क पहन लें और एक दूसरे से 2 मीटर का फासला जिस हद तक हो सके उस हद तक रखें। और तीसरा, हाथ को अक्सर पानी और साबुन के साथ साफ रखें। साबुन भी नहीं मिलता है तो कम से कम पानी के साथ साफ कर लें या हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर लें। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड-19 संक्रमण के प्रयास पर अंकुश लगाने के लिए लोगों को सुरक्षित दूरी का पालन करने और हाथ को साफ सुथरा रखने की सलाह दी। सारे लोगों से यही अपील करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग हम पूरी तरह से करें। हम एक ये नियम बना लें कि अब से आगे से चाहे वो थूकना हुआ, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे जब भी घर आए तो हाथ धोएं, जब भी किसी से मिले तो हाथ जोड़ के मिलें और हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें। इससे कोविड ही नहीं, कई और इन्फेक्शन जैसे स्वाइन फ्लू है या टीबी है, ये भी हमारे देश में कम होंगी। वंदे भारत मिशन पूरे जोर शोर से चल रहा है और इसका दूसरा चरण 13 जून तक चलेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि आज शाम तक 45,216 भारतीय स्वदेश वापसी कर चुके हैं। इनमें 8,069 प्रवासी मजदूर, 7,656 छात्र और 5,107 पेशेवर शामिल हैं।
लगभग 5,000 भारतीय नेपाल और बांग्लादेश से भूमि सीमा आव्रजन जांच चौकी के जरिए स्वदेश आए हैं। अभी तक स्वदेश वापसी के लिए विभिन्न दूतावासों में 3,08,200 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया है। दूसरे चरण के दौरान 60 देशों से कुल 429 उड़ान होंगी। भारतीय नौसेना के पोत भी श्रीलंका, ईरान और मालदीव से भारतीयों को लेने के लिए 4 चक्कर लगाएंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सीमावर्ती इलाकों में उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के जरिए निपटने के लिए सैन्य और राजनयिक स्तरों पर प्रणालियां विद्यमान हैं। आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय सेना ने सीमा प्रबंधन के बारे में बड़ा उत्तरदायित्वपूर्ण रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा कि हमारी सेना चीन के साथ विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों और संधियों में निर्धारित प्रक्रियाओं के जरिए मसलों का समाधान करती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अपनी सत्ता और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प है। भारत और ब्राजील की महिला शांति सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र का वर्ष 2019 का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार संयुक्त रूप से हासिल किया है। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में तैनात रही भारतीय सेना की मेजर सुमन गवाड़ी और ब्राजील की नौसेना अधिकारी कमांडर कार्ला मोंटेiro डी कास्त्रो अरूजो को पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें कल अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक ऑनलाइन समारोह में संयुक्त राष्ट्र शांति पुरस्कारों का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2016 में गठित संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार शांति अभियान में व्यक्तिगत सैन्य शांति दूत के रूप में समर्पित होकर कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। पहली बार 2 शांति सैनिकों को संयुक्त रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक ने सभी जमा अवधि की राशियों पर ब्याज दर 40 आधार अंकों तक घटा दी है। मई में बैंक ने सावधि जमा पर दूसरी बार कमी की है। बैंक ने 12 मई को जमा राशियों पर ब्याज दरें घटाई थीं। नई ब्याज दरें बुधवार से लागू हो गईं। ये दरें सभी नई जमा राशियों पर प्रभावी होंगी। वरिष्ठ नागरिकों की जमा राशियों की ब्याज दरों में भी 40 अंकों तक की कटौती की गई है। घरेलू शेयर बाजार में आज चौतरफा लिवाली की गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले सकारात्मक रुख से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में लगभग 2% की शानदार बढ़ोतरी हुई। कल और आज 2 दिनों में ये 5% से अधिक की बढ़त हासिल कर चुके हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 595 अंक बढ़कर 32,201 पर बंद हुआ। निफ्टी 175 अंक की बढ़त के साथ 9,490 पर पहुंच गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्री नायडू ने कहा कि वीर सावरकर एक बहुआयामी व्यक्तित्व, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, लेखक और राजनीतिक विचारक थे और उन्हें जेल में यातनाएं भी सहनी पड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम साहसी वीर सावरकर को उनकी बहादुरी, स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए लोगों को प्रेरित करने और समाज सुधार पर जोर देने के लिए याद करते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल में 1 जून को पहुंचने की संभावना है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून मालदीव, कुमारी अंतरीप क्षेत्र, बंगाल की दक्षिण खाड़ी के कुछ हिस्सों और अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के शेष हिस्सों से आगे बढ़ गया है। अगले 48 घंटों के दौरान इसके मालदीव, कुमारी अंतरीप क्षेत्र के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनती जा रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। दिल्ली में कल आंधी के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। दक्षिण की ओर चलें तो चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में पारा 26 डिग्री सेल्सियस और 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। धूल भरी आंधी या हल्की बौछार होने की संभावना है। गिलगित में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैबिनेट सचिव ने कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित 13 शहरों के नगर निगम आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेटों के साथ बैठक में स्थिति की समीक्षा की। सरकार ने कहा देश में करीब 30 समूह कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के प्रयास में लगे हैं।
कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर करीब 43% हुई। पिछले 24 घंटे में 3,266 लोग स्वस्थ हुए। वित्त मंत्री ने आधार के माध्यम से तत्काल निःशुल्क ई-पैन कार्ड जारी करने की सुविधा का शुभारंभ किया। और भारत और ब्राजील की महिला शांति सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट पुरस्कार संयुक्त रूप से जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।